नमस्कार दोस्तों, पीसीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम एक द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी के क्लास 8 की बुक में विवादित था चैप्टर। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है बयान दिया है, उसी के संदर्भ में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं के संबंध को लेकर हाल ही में एक महत्वपूर्ण बहस सामने आई है। यह बहस एनसीईआरटी की एक पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका से जुड़े संदर्भों को लेकर शुरू हुई थी। इस किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ उल्लेख किए गए थे जिन पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं आपकी कि क्या क्या आपत्ति है। तो ये टॉपिक जो हमारा है ये यूपीएससी के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें सारी चीज़ें जो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जुडिशरी इंटरवेंशन, वैल्यूज़, सेपरेशन ऑफ पावर और एजुकेशन रिफॉर्म, ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए ये जो है यूपीएससी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के लिहाज से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी संदर्भ में जिन पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी, अदालत ने कहा कि जो पाठ्यपुस्तक है में न्यायपालिका के बारे में जो लिखा गया है वह सही जानकारी और संतुलित समझ पर आधारित नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन लोगों ने यह सामग्री तैयार की है उन्हें भविष्य में पाठ्यपुस्तक तैयार करने की प्रक्रिया से दूर रखा जाए। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। यह पूरा विवाद एक बड़े सवाल को सामने लाता है कि क्या शैक्षणिक स्वतंत्रता और संस्थागत सम्मान के बीच में संतुलन बनाना संभव है। जो यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, मेन चीज़ इसका वो यही है कि जो लोग शैक्षणिक स्वतंत्रता है यहाँ, ठीक है, और संस्थागत सम्मान है, वो दोनों के बीच में हम संतुलन बना सकते हैं कि नहीं, इसी पे ये जो है आधारित है। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य चिंता ये थी कि पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका के बारे में जिस तरह के बातों बताई गई हैं वह छात्रों को गलत संदेश दे सकती है उनके वैल्यूज को लेके। ठीक है, अदालत के अनुसार पाठ्यपुस्तक लिखने वाले लेखकों के पास भारतीय न्यायपालिका के बारे में पर्याप्त और सही जानकारी नहीं थी। इसलिए कोर्ट ने एनसीईआरटी को निर्देश दिया कि ऐसे लोगों को भविष्य में पाठ्यपुस्तक तैयार करने या किताबों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में शामिल न किया जाए। हालांकि कई शिक्षाविदों और विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह कदम बहुत व्यापक और कठोर है क्योंकि इससे अकादमिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। ठीक, आगे हम देखते हैं। इसमें आप जब पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, उसके बारे में कहा गया है। अब हम क्या करेंगे, आगे सुप्रीम कोर्ट ने जो हैं और आलोचक जो हैं वो सब लोगों ने क्या है, आलोचकों का ये जो तर्क है कि पाठ्यपुस्तक लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहस, व्याख्या और आलोचनात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि विद्वानों को इस डर से लिखना पड़े कि उनकी आलोचनात्मक राय और पर संस्थागत प्रतिक्रिया आ सकती है तो इससे पाठ्यक्रम विकास में भाग लेने वाले विशेषज्ञों की संख्या कम हो सकती है। सही बात है, क्योंकि आप एक जो है उन्हें क्षण में बांट के एक जो है पैरामीटर में बांध के नहीं रख सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो जब वो सोचता है तो उसके सोचने की सीमा अपार होती है। ठीक है, वो किसी भी बिंदु से लेके और असंख्य तक सोच सकता है, किसी भी टॉपिक को लेके शुरू से लेके और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ तक सोचता हुआ जा सकता है। तो इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं हम। यह स्थिति शिक्षा प्रणाली के लिए स्वस्थ नहीं मानी जाती क्योंकि लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थाओं की प्रशंसा करना नहीं बल्कि उनके बारे में संतुलित और आलोचनात्मक समझ विकसित करना भी होता है, ताकि जो भी बच्चा पढ़े किताब को वो सारी चीज़ें समझ सके। अगर किसी संस्था की आलोचना है तो वो भी समझ सके, जो मतलब नैरेटिव होता है। ठीक है, वो नैरेटिव, टेक्स्ट बुक का नैरेटिव या फिर किसी जनता का या फिर किसी संस्था का या किसी पार्टी का, तो लेखक का ये चीज़ होता है कि वो सारी चीज़ों को समाहित करके बताएं। लेकिन ठीक है, आगे वो भी एक मान्य संस्था है तो हम उसकी इतनी ज़्यादा जो है आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो जो लिखा है हम उसके अनुसार बता रहे हैं आपको। ठीक है, इस विवाद के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव भी दिया कि न्यायपालिका से जुड़े अध्यायों को प्रकाशित करने से पहले स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा कराई जानी चाहिए, जिसमें एक वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है,
अब ये संस्था भी, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी अगर चीज़ होती है राष्ट्रपति का, तो जो है इसमें कभी अगर डिबेट को हालांकि बाहर रखा गया है, लेकिन अगर चाहें तो न्यायपालिका द्वारा उसकी समीक्षा की जा सकती है। अब हर चीज़ में न्यायपालिका को शामिल करना तो उतना उचित नहीं है, लेकिन ठीक है, न्यायपालिका ने अपना जो है निर्देश दिया है कि न्यायपालिका भी ने एक न्यायाधीश भी शामिल होना चाहिए, तो सही है। यह सुझाव जो उन्होंने दिया है उस सामग्री की सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए किया गया है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ऐसा किया जाता है तो यह व्यवस्था केवल न्यायपालिका तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इतिहास, राजनीति और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में भी कई संवेदनशील मुद्दे होते हैं, इसलिए सभी विषयों के लिए समान समीक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। यह भी बात सही है कि सभी चीज़ों की समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हमारी नहीं सही रहती हैं, बट फिर भी उसको पढ़ाया जाता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, तो आगे फिर देखते हैं। भारत में पाठ्यपुस्तकों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। पहले भी यह कई बार आरोप लगाए गए हैं कि इतिहास और सामाजिक विज्ञान की किताबों में, ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री वाला, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की किताबों में पश्चिमी दृष्टिकोण का प्रभाव अधिक है। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों ने इस किताब में मैकाले प्रभावित बताया गया है और इसमें भारत की परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक विरासत को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। सत्ता में आने के बाद में, मतलब बीजेपी के आने के बाद में, सरकार ने पाठ्यपुस्तकों में बदलाव करने की पहल की ताकि भारतीय संस्कृति और परंपराओं की अधिक स्थान मिल सके। ठीक है, बट जो हाल के वर्षों में चीज़ें हुई हैं उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे ये देखिए हिस्ट्री कंट्रोवर्सी आती है तो फिर ठीक है, हाल के वर्षों में पाठ्यक्रम में कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ भी जोड़े गए हैं। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा से जुड़े एक अध्याय में वैदिक परंपरा के अधम्य का उल्लेख किया गया है, जिसमें सूर्य को जल अर्पित किया गया है। समर्थकों का कहना है कि इससे भारतीय परंपरा जो है या उसके भारतीय पारंपरिक ज्ञान को शिक्षा में शामिल किया जा सकता है। वहीं आलोचकों का मानना है कि विज्ञान से जुड़े विषयों को धार्मिक प्रतीकों को शामिल करने के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कमजोर करता है। इसलिए चुनौती यह है कि सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हुए वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता भी बनाए रखी जाए। हालांकि जो इतिहास लेखन है को लेकर कई तरीके की चिंताएं सामने आई हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि कुछ पाठ्यक्रमों में मुस्लिम शासकों को केवल एक क्रूर और अत्याचारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि औरंगजेब को, जबकि हिंदू शासकों को पूरी तरह सकारात्मक रूप में दिखाया जाता है। इस तरह का चित्रण इतिहास की जटिल वास्तविकताओं को बहुत सरल और पक्षपाती बना देता है। इतिहास का उद्देश्य किसी समुदाय को महिमा मंडित करना या बदनाम करना नहीं होता, बल्कि घटनाओं के दृष्टिकोण को समझना होता है कि वह किस प्रकार से उस समय रहती है। हालांकि आपको हम ये बता दें कि कोई भी हिंदू किंगडम हो या मुस्लिम किंगडम हो, जो यूपीएससी का अप्रोच होना चाहिए या एक पढ़े लिखे व्यक्ति का अप्रोच होना चाहिए, वो हमेशा एक संतुलित रूप में होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी जो है जाति, धर्म या कास्ट की तरफ जो है अपने झुकाव रखता है। ठीक है, आप हिंदू हैं तो हिंदू की तरफ झुकाव रख सकते हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन जो सोचने समझने और इन सब सारी चीज़ों की चीज़ें हों, वो आप जो है किसी व्यक्तिगत में जो है झुकाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि पुस्तकों में किसी समुदाय या समूह को नकारात्मक रूप में दिखाया जाता है, जैसे कि औरंगजेब को मैंने अभी आगे बताया, तो इससे समाज में विभाजन और पूर्वाग्रह बढ़ सकता है। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को आलोचनात्मक सोच, सहिष्णुता, विविधता की समझ करना होना चाहिए। ठीक है, इसलिए पाठ्यपुस्तकों को संतुलित और प्रमाण आधारित होना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में शिक्षा प्रणाली का यह दायित्व होता है कि वह समाज में समावेशिता और आपसी सम्मान को बढ़ावा दे। ठीक है, पाठ्यपुस्तक लेखन में भाषा और उद्देश्य भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि भाषा आप आरोपात्मक होगी, जैसे एक दूसरे के ऊपर हम आरोप लगाते हैं, ठीक है, या भावनात्मक होगी, तो इससे छात्रों को समझने में जो है उसकी समझ को भी प्रभावित कर सकती है। ये चीज़ें होती हैं। अच्छी शैक्षणिक सामग्री वह होती है जो छात्रों में जिज्ञासा पैदा करे, उन्हें सोचने और प्रश्न करने के लिए प्रेरित करे। इसलिए लेखकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि पाठ्यपुस्तक का कंटेंट जो है केवल तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हो, बल्कि संतुलित और जिम्मेदार भी हो। एक लोकतांत्रिक समाज में संस्थागत जवाबदेही और अकादमिक स्वतंत्रता दोनों का महत्व है।
न्यायपालिका जैसे संस्थाओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके बारे में आलोचनात्मक चर्चा नहीं की जा सकती है। कई विद्वानों का मानना है कि संस्थाओं को आलोचना से बचाने की कोशिश करने से जनता का विश्वास कम हो सकता है। इसके विपरीत पारदर्शी चर्चा और आलोचनात्मक अध्ययन से लोकतांत्रिक संस्थाएं और ज़्यादा मजबूत होती हैं। जाहिर सी बात है, हर किसी संस्था की कुछ अगर गलत चीज़ें होती हैं तो कुछ सही भी चीज़ें होती हैं। तो हमें किसी की आलोचना जो है उसे हटना नहीं चाहिए। आलोचना अगर है तो ठीक है, सुनना चाहिए, और उसको जो है ये बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करता है। उनकी एक सोच जो होती है वो संतुलित होती है। कुछ पर्यवेक्षकों का यह भी मानना होता है कि यदि न्यायपालिका केवल अपने बारे में लिखे गए अध्यायों पर ही हस्तक्षेप करती है और अन्य विवादास्पद विषयों पर चुप रहती है, तो इससे यह धारणा बन सकती है कि वह अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। न्यायपालिका की विश्वसनीयता निष्पक्षता और समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। यदि सभी विषयों पर समान मानक लागू किए जाएं, तो इस तरह की आशंकाएं जो है कम हो सकती हैं। हालांकि जो है सभी तरीके से सोचना चाहिए, और जो लेखक हैं उनको स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। अंततः जो है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम विवाद हमें यह समझने का अवसर देता है कि शिक्षक, लोकतंत्र और संस्थाओं के बीच में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना होना चाहिए जो संस्थाओं का सम्मान करते हुए उनके बारे में सोचने और सवाल करने की क्षमता रखते हों। यदि शिक्षा प्रणाली में अकादमिक स्वतंत्रता, विशेषज्ञ समीक्षा और वस्तुनिष्ठता का संतुलित बनाए रखा जाए, तो इससे न केवल शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। जैसे कि अगर इन सब, जैसे कि ऊपर न्यायपालिका ने कहा कि अगर कोई भी चीज़ तैयार की जाती है तो उसमें जो है न्यायपालिका द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी और उसमें एक न्यायपालिका भी शामिल हो सकता है। तो इससे आपको ये भी लग सकता है कि ये हमारे जो है राज्य व्यवस्था के अनुच्छेद 19 का जो मूल अधिकार दिया गया है उसका भी हनन हो सकता है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। हालांकि अगर ये शामिल करते हैं तो बहुत बड़ा ये जो है टॉपिक हो जाएगा, तो हम ज़्यादा बढ़ाने के बजाय अभी इसी पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और आप इस पे क्या सोचते हैं अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और